अभिनंदन। और खासतौर पर आप लोगों से जो ऊर्जा मिलती है, सेना, वायुसेना, नौसेना मिलकर उसको कर रहे हैं और गर्व और ऊर्जा से भर जाते हैं हम जब आप लोगों के साथ संवाद होता है। कुछ चिंताएं जो लोगों के मन में हम उभरते हुए देखते हैं, खासतौर पर बहुत सारे लोग जब हमको लिखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उन्हीं पर आधारित है आज का ये जो परिचर्चा। सर, पहला जो मेरा प्रश्न वो आपसे ही है कि आपसे तो खैर लगातार संवाद होता रहता है, लेकिन बढ़ते जो वैश्विक संघर्ष हैं उसको देखते हुए हम भारतीय सीमाओं की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या चुनौतियां खड़ी हो गई? क्योंकि बहुत सारे अभी तक तो हम कभी अफगानिस्तान पर थे, कभी पाकिस्तान पर थे, अभी बांग्लादेश है, तमाम चुनौतियां खड़ी होती आ रही हैं। नीरज जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। चुनौतियां देखिए बाहरी हैं, आंतरिक है, हमारे अंदर की भी हैं। बाहरी शक्तियां आज की आप देखिए क्या हालात हैं। कोई किसी का मित्र नहीं है, कहने के लिए इंटरेस्ट सबके अपने हैं। आज उसी रूस और अमेरिका का देखिए, कभी एक साथ बैठते थे, जब इवन 1994 के बाद जब रूस को बांट दिया गया, तो बांटा किसने ये हमें पता है। और अभी देखिए वहां के क्या हाल है। कितना पैसा, 175 बिलियन डॉलर अमेरिका लगा चुका है। अमेरिका और ये नाटो मिल करके यूक्रेन में लगा चुके हैं। और हालात क्या है अभी, यूक्रेन हारता ही जा रहा है। जंग क्या मिला है 175 बिलियन डॉलर से, एक्सेप्ट कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ गई है। आप उनके सीईओज के पे देखिए, अभी 3 गुनी हो गई हैं। एक एक जो कंपनीज है मेन उनकी, बोइंग से लेकर के जितनी भी डिफेंस कंपनीज है उनका देखिए कितना ज्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं। तो फायदा अमेरिका का हुआ है। मिडिल ईस्ट के हालात पर आइए। मिडिल ईस्ट में देखिए क्या हालत है। हमारी जो हालत है, अगर कोई भी उसको सुदृढ़ कर सकता है तो हम खुद कर सकते हैं। ना अमेरिका कर सकता है, ना कोई और देश, न रूस कर सकता है। चुनौतियां बहुत है। आप देखिए आज की हालत देखिए, बाहर है हमारी आंतरिक है। पहले हम बाहर का लेते हैं। चीन एलएसी पर, पड़ोस में चीन समर्थित पाकिस्तान एलसी पर। बांग्लादेश में आइए, सीआईए कम चीन वहां पर। नेपाल में देखिए प्रधानमंत्री पहली बार है सीधा जो है चीन गए हैं, नहीं तो नॉर्मली उनके प्रधानमंत्री आते थे भारत में। चीन गए हैं। 3 तारीख को उन्होंने चीन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2017 में समझौता नहीं हुआ था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, उन्होंने हामी भरी थी। अब उन्होंने फाइनल कर लिया, रोड मैप तैयार कर दिया। 3 तारीख को अभी जो परसों जब गए थे, और उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एग्रीमेंट साइन कर दिया है। उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिर्फ ये नहीं है, उसमें एयरलाइन सारी कनेक्टिविटी है। और हिमालयन जो ट्रांस हाईवे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसके अंदर है। पाकिस्तान हम जानते ही हैं क्या है। अफगानिस्तान में भी चीन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने मैनेज किया हुआ है वहां पर अफगानिस्तान के साथ। म्यांमार देखिए, म्यांमार में जो उनके रिबेल्स हैं, खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन चीन उनको फिर भी जो है साथ दे रहा है उनका। मालदीव हम देख चुके हैं। सो ये चारों तरफ से हमारे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है। अभी दूर नहीं है कि चीन की जो शिप्स हैं बांग्लादेश में आएंगी। चेकडाउन हार्बर ऑलरेडी बना चुका है वहां पर। मालदीव में हम देख ही चुके हैं, नेपाल हम देख रहे हैं। तो एक प्रेशर हमारे ऊपर सबसे बड़ा है बाहर का। दूसरी बात, हम समझते हैं कि हम अमेरिका के बहुत नजदीक हैं और शायद हमें अमेरिका हमको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। क्या हम अमेरिका ये चाहेगा कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने? पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए, अमेरिका ने किसी को स्ट्रांग रहने दिया है? सबसे ज्यादा तो रूसी था, उसका देखिए क्या किया उन्होंने। अमेरिका अगर चाहता है, कह रहा है कि हमको स्ट्रांग बनाएगा, तो सिर्फ अपने लिए कि हमको चीन के लिए वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करे और हमको चीन के खिलाफ जाए। नहीं तो हमारा अगर स्ट्रांग करना था तो उसने अभी तक जो G4 जो 414 इंजन उसने देना था हमारे तेजस के लिए,
सब कुछ होने के बावजूद वो नहीं दिया और हमारा तेजस प्रोजेक्ट भी इतना लेट हो रहा है। इंटरनली आप देखिए, इंटरनली हमारी, पहले तो हमको हिंदू मुस्लिम के डिवाइड किया गया, हिंदू मुसलमान पर। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत ज्यादा नहीं चला, तो अब विद इन हिंदू लेकर के डिवीजन किया जा रहा है जात के ऊपर। और जहां हो सकता है वहां मैं हिंदू और मुस्लिम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तानियों पर, भारतीयों पर अटैक हो रहा है। तो अगर देखें इसमें, और मैं नहीं कहूंगा, वो काफी अभी बताया था प्रोफेसर कपिल कुमार ने, आप एनालाइज कीजिए कि हैं कौन है लोग। काफी तो हमारे अंदर के ही हैं, जो गलतियां करते आए हैं वही गलतियां अगर दोहराएंगे तो बात वहीं पर आ जाएगी। दूसरी चीज, आपने जो कहा कि इसको जो अभी ये हो रहा है, इसको रोकने का देखिए दो ही स्तंभ हैं इस देश के। हमारे देशवासी जो हैं, देशभक्त जो हैं, और हमारी सेना, दो स्तंभ हैं। ये स्तंभ अगर मजबूत रहेंगे तो इस देश का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो चुनौती हमारी है कि हमें आंतरिक सबने हमने करनी है। बाहरी जो है बिल्कुल हमारे जो गवर्नमेंट है, डिप्लोमेट्स हैं, और वहां भी देशभक्त हमारे जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने करनी है। और हमने अपनी सेना को इतना मजबूत रखना है कि आप देखिए, अमेरिका ने एक भी लड़ाई अपनी जमीन पर नहीं लड़ी है, लेकिन अमेरिका के 112 मिलिट्री बेसेस दुनिया में हैं। जिस मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, जहां अमेरिका कह रहा है कि बाकी सारे देश ईरान से लेके सारे सीरिया और बाकी जगह हमला कर रहे हैं, 12 मिलिट्री बेसेस हैं, और उसका ऑपरेशंस कमांड अमेरिका का जो सबसे बड़ा है कतर में है। इसके बावजूद देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हालात है। तो ये जो शक्तियां हैं हम सब जानते हैं, इनसे हमको जरूर लड़ना पड़ेगा और मिलकर लड़ना पड़ेगा। सर, मेरा सवाल आपसे खासतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जो भारत का एयर डिफेंस है उतना मजबूत नहीं है जितना कि आज की परिदृश्य में होना चाहिए। क्या ये बात सही है, और अगर सही है तो कमियों को दूर करने के क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमने तेजस की बात सुनी थी, लेकिन सुना कि वो जी की तरफ से वो शायद सप्लाई नहीं दे रही है इंडियन की, तो वो तेजस की समय पर जो उसकी आपूर्ति थी वो नहीं हो पा रही। तो एयर डिफेंस की जो चिंता है, जो लगता है लोगों को, वो क्या स्वाभाविक है? कदम मत पूछिए इनसे क्या उठाया जाए। हमें अपनी कोई सीक्रेट्स लीक नहीं करनी है, प्लीज। सीक्रेट्स नहीं लीक करने कह रहा है, सिर्फ आश्वासन दीजिए देश की जनता। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आपके 23 वर्षों की सफल मेहनत सामने आई और हम सभी इससे कनेक्ट हो रहे हैं। अब बात रही वायु सुरक्षा की, एयर डिफेंस की, ये कहना कि हमारा एयर डिफेंस पिछड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत आकलन है। निश्चित रूप से प्रोफेसर कपिल ने भी कहा कि ये कुछ सीक्रेट चीजें होती हैं जो कि बाहर नहीं आ पाती। जो ओपन डोमेन में है मैं उसका ही जिक्र करूंगा आपके सामने। आपने सुना होगा IACCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। आप गूगल करिए, आप डिटेल्स में मिलेंगे। ये सिस्टम दुनिया का माना हुआ एयर डिफेंस नेटवर्किंग सिस्टम है। भारत किसी जमाने में जब रशियन ओल्ड रडार्स होते थे, जिसमें कि जिसको संभालना मुश्किल होता था और दिखता नहीं था जहाज कितने आ रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव जो है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब वो सब बदल गया है और हम अभी डिजिटलाइज हो रहे हैं। हमारे पास जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी कमांडर के लिए डिसीजन लेना। डिसीजन लेने की जरूरत है कि उसको पता हो कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और आकाश इतना बड़ा है, इंडियन स्पेस इतना बड़ा है कि हर चीज को छोटे से में देखना बड़ा मुश्किल। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आप एक लिमिटेड एनवायरनमेंट को ही देख पाएंगे, लेकिन लड़ाई जो है चारों दिशाओं में कहीं से कोई दुश्मन आपका अटैक कर सकता है, जो कि एक बुरा सिद्धांत है वायु सुरक्षा का। तो जो इंडियन एयर स्पेस है उसको पूरा अभी कवर कर लिया गया। आज से 10 साल पहले ये कवर नहीं था, लेकिन अभी पूरा कर लिया गया। और ये ICCS जिसका मैंने जिक्र किया, इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सेंटर्स, इसके नोड्स बने हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जो एरोस्पेस बात हो रही है, अभी हम स्पेस के अंदर, आपने सुना होगा कि स्पेस से युद्ध और स्पेस में युद्ध, जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स हैं जो स्पेस के माध्यम से कर रहे हैं, जो आप मोबाइल आप यूज करते हैं, जो आप सैटेलाइट के माध्यम से जो चीजें हमारी ट्रांसमिट होती हैं, जो नेटवर्किंग सिस्टम है, जहाज एक कोने से दूसरे कोने में जाता है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, आप वेबसाइट्स हैं उसमें देखते हैं कि आपका जहाज कहाँ है, उसकी लाइव लोकेशन आप देख सकते हैं।
तो इतना सक्षम हो गया है माध्यम कि किस इसके पीछे स्पेस है, और स्पेस जिस प्रकार से उसका शस्त्रीकरण हुआ है, इतना वेपनाइजेशन हुआ है कि अभी स्पेस, वो शांत स्पेस निकाल जो हम सुनते थे कहानियां कि चंद्रमा मामा आएंगे और बड़ा उसकी पॉजिटिव इमेज होती थी, अब वो जमाना लगभग समाप्त हो गया है। 6000 से अधिक सैटेलाइट वर्ल्ड पर हो गए, कौन कब गिरेगा कुछ कह नहीं सकते, कौन टकराएगा, डेब्रीज जो सैटेलाइट टकराते हैं उनके टुकड़े छोटे छोटे वो घूम रहे हैं, और कहा जाता है कि 10 मिलीमीटर स्क्वायर बड़ा जो है अगर टकराता है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। खैर, तो एरोस्पेस जो भारतीय वायुसेना है, पहले जो एयरफोर्स थी कि अपने इंडियन स्पेस से रिलेटेड थी, अब स्पेस में भी दखल देने जा रही है, और अब इसका जो टोटल कवरेज है वो एयर मीडियम से लेके स्पेस मीडियम, तो इसलिए इसको एरोस्पेस कहा जा रहा है। चुनौती थी कि आप कोई भी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है कि पहले किसी चीज को पकड़ा जाए कि कोई भीति आ रहा है, कोई इंट्रूडर है, कोई हमारे क्षेत्र में घुस रहा है, आप कैसे देखेंगे? या तो आपकी आंखों से इस कमरे के अंदर देख पाएंगे, बाहर कुछ आ रहा है क्या करेंगे? तो ऐसे यंत्र बनाए गए, ऐसे सेंसर्स बनाए गए जो कि बाहर की चीजों की आपको दिखा सके। तो इस प्रकार से पूरे वायु क्षेत्र को, भारतीय वायु क्षेत्र को कवर कर, सेंसर से कवर कर दिया गया है, और उसके माध्यम से हमें इनपुट मिलता है कि कौन सा जहाज है। मैं बात कर रहा हूँ केवल आकाश माध्यम की, मैं ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात आएंगे। तो ये जो आईसीसी सिस्टम है, अगर एक जहाज जो कि श्रीनगर में है वो टेक ऑफ कर रहा है, तो जो त्रिवेंद्र में बैठा है आदमी, वो उसको पता चलेगा जहाज टेक ऑफ कर गया, कहाँ है, किस जगह जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो उसको हम जान सकते हैं। तो इससे लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि जो कोई भी जहाज हो, वो अगर चाहे दुश्मन का हो, चाहे हमारा हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, वो हमारे सामने दिखेगा। यानी कि मेरी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो बढ़ गई। मुझे मालूम है कि मेरे जो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है वो कहाँ है, और जो दूसरे जहाज है जो कि दुश्मन के हो सकते हैं या जिनके बारे में मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जब मुझे इसके बारे में बहुत क्लियरली पता चल गया है, तो मैं अब निर्णय ले सकूंगा कि भाई दुश्मन का जहाज यहाँ है, मुझको अपने जो मेरे सीमित स्रोत है, मिसाइल्स है, इंटरसेप्टर्स है, उनको मैं कहाँ पर लॉन्च करूँ। तो ये है जहां तक बात है डिटेक्शन, पहला काम डिटेक्शन, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना कि दुश्मन। हमने ग्राउंड बेस्ड सिस्टम जो डिजिटाइज है, अब जहाज कोई भी टेक ऑफ करता है उसके डिटेल्स सिस्टम में भर दिए जाते हैं, और कहीं भी विदिन 2-3 सेकंड्स उसको मालूम पड़ जाता है कि कौन इस जहाज कौन है, कहाँ जा रहा है, किस ऊंचाई पे जा रहा है, डेस्टिनेशन क्या है और कहाँ होगा, समय जो टाइम उसके ऊपर स्टार्टिंग कर दी जाती है, यानी कि समय उसके बाद निर्धारित कर दिया जाता है कि कहाँ जा रहा है। तो ये कभी सोचा नहीं जा सकता था 10 साल पहले, और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि कहीं भी कोई भी जहाज हो उसके ऊपर नजर हो सकते हैं। दूसरी बात, अब हमने डिटेक्शन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरा है उसको पकड़ के मारने के 3 माध्यम है। पहला माध्यम है कि हम जहाज में से मारें, और दूसरा माध्यम है कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स उसका उपयोग करें। तीसरा माध्यम है कि हम जो कंधे पर लगा के मिसाइलें, आपने छोटी-छोटी ईगल सुना होगा, ये मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम्स, उनके बारे में सुना होगा, उनका उपयोग करें। ये पूरी प्रणाली होती है, प्रक्रिया बोलते हैं डिफेंस इन डेप्थ। डिफेंस इन डेप्थ में एक लैंग्वेज सरल भाषा बताता हूं कि हमारा उद्देश्य है कि भारतीय वायु क्षेत्र में कोई भी अलग प्रवेश करता है हमारी अनुमति के बिना, तो हम उसको तुरंत ही उस पर एक्शन लें। तो हमने लेयर्स बना रखा है। पहले लेयर्स में इंटरसेप्टर्स, तो इंटरसेप्टर्स जो है मतलब ये फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें मिसाइलें लगी होती हैं, लाइन मिसाइल्स होती हैं। ये जाते हैं, देखते हैं कि दुश्मन जो है, दुश्मन का जहाज है, दोस्त है, और उसके हिसाब से निर्णय लेके उस पर एक्शन होता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, जहाज का ट्रांसमीटर खराब हो गया, जहाज का रिसीवर खराब हो गया, ऐसी संभावना हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों की, इलेक्ट्रिकल चीजों की, ये सब चीजें जो है पार्ट ऑफ लाइफ हम कहते हैं इसको। तो अब जब हमने इंटरसेप्टर लॉन्च कर दिया, तो पहला काम इंटरसेप्टर का, अगर 25 जहाज 30 जहाज आ रहे हैं, आपने 2 इंटरसेप्टर लॉन्च किए, 4 इंटरसेप्टर लॉन्च किए, वो 4 या 5 जहाज पे लेंगे, तभी भी आपस 15-20 जहाज बचे आपस आने के लिए। अब उनको दिया जाता है मिसाइल्स को। अब हम भारतीय वायुसेना में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज शोल्डर फायर मिसाइल्स, इनको हमने अपने खुद के माध्यम से स्वनिर्मित हथियारों का हमने उपयोग किया। बाहर से आपने S-400 का नाम सुना होगा, वो भी हमने लिया है, और भी हमारे पास सिस्टम्स है। अब ये हमारी सुरक्षा प्रणाली के अंदर ये जो दूसरी लेयर है वो भी स्ट्रांग होगी। तीसरा अवस्था है मैनपैक्स, जिसको की करने के माध्यम से छोटी दूरी की होती है, और गन्स। तो और सुदृढ़ किया गया है। तो मैं ये पूर्णतः विश्वास के साथ कहता हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई भी जहाज भारतीय वायुसेना में अगर आता है तो वो अगर दुस्साहस का प्रयास करता है तो बच के नहीं जा सकता।
सिस्टम इतना महत्वपूर्ण हो गया है, तो चीजें समय के साथ बदल रही हैं और कोशिश किया जा रहा है कि और परिपक्व हो। धन्यवाद पांडे जी। और एक सवाल सर मैं आपसे खासतौर पे हम करना चाहूंगा कि हम जब देखते हैं कि जो भारतीय नौसेना है उसका जो शौर्य आजकल काफी सुनने को मिल रहा है कि वो कभी वो अपने पड़ोसी देश के लोगों को भी बचा रहे हैं, वो भी भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ब्रिटेन से एक संदेश आता है तो हमारी जो नेवी है वो तुरंत पहुंच जा रही है कस्सियों से मुकाबला करने के लिए, और वो जो मुकाबले के जो कहानी सामने आती है वो भी सबके एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। तो ये जो हम शौर्य दिखा रहे हैं ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन चीन जो दिक्कतें पैदा कर रहा है, जो समस्याएं पैदा कर रहा है, खासकर उसमें अगर हम साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम कितने सक्षम हैं उसका मुकाबला कर रहा है। श्याम कुमार जी से आग्रह है आप इससे पहले इस सवाल का जवाब दें। मैं चाहती हूं कि हमारे चौथे पैनलिस्ट उत्तम कुमार देवनाथ जी भी पैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, तो रुपेश जी से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टेज पर आके हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। कैसे हैं आप? जी माफ कीजिएगा सर, अब आप अपना सवाल का जवाब दीजिए। धन्यवाद नीरज जी। नेवी वीक चल रहा है अभी, 2 दिन पहले हमने नौसेना दिवस मनाया और सप्ताह प्रोग्राम चलता रहता है। बहुत ही सामायिक कार्यक्रम है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रभा साक्षी को भी धन्यवाद देता हूं मुझे यहाँ सम्मिलित करने के लिए। साइलेंट सर्विस है नेवी, मीडियम है सागर और दूर रहते हैं हम, तो इसलिए कई चीजें समझ में नहीं आती और अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका मिला। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आपने की, तो कोविड-19 के दौरान पॉलिटिकल विल ने एक टर्म यूज किया सागर, SAGAR, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन। तो इस हिसाब से हमने, आपने देखा होगा कोविड के दौरान हमने कई देशों की सहायता की समुद्री माध्यम से। तो पहले मैं रोल डिफाइन कर दूं नेवी का कि नेवी इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा काम करती है और जहां हमारा लैंड है 2.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उतना ही पानी है हमारे पास। अगर 3.8 है तो 2.385 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पानी भी है हमारा, जो हमारी संपदा है, जिसको देखने वाला नेवी और कोस्ट गार्ड पॉलिसिंग एट सी करती है। तो बहुत बड़ा विशाल अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का समुद्र है और इतिहास गवाह है कि समुद्री रास्तों से ही हमारे ऊपर आक्रमण कई बार हुए और हम गुलाम रहे। और ये भी हम जानते हैं कि जो समुद्र को रूल करता है वही सम्राट होता है। आज आप अमेरिकन नेवी और पीएलए नेवी की बात उन्होंने की है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो नेवी सबसे सशक्त नेवी है जो आज के दिन में, वो पीएलए जो पहले जो हमारी जो चाइना की जो पीपल्स आर्मी जो नेवी है उनकी, तो वो जो पीएलए नेवी है वो सबसे सशक्त नेवी, सबसे बड़ी नेवी है। सशक्त तो ना कहें, 370 शिप्स के साथ सबसे ज्यादा शिप्स उनके पास हैं। अमेरिका अभी भी पावर के हिसाब से अपने को एक बड़ा डेटरेंट मानता है और रखता भी है अपनी साहस, अपने 10 और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर जो भी न्यूक्लियर पावर्ड हैं और अपने सबमरीन्स के साथ। तो अब हमारी भारत की नौसेना धीरे धीरे ब्लू वाटर कैपेबिलिटी में बढ़ रही है और हम अपनी जो पहुंच है, हमारी स्ट्रैटेजिक रीच है, वो अब हम इंडियन ओशनिक रीजन में कर रहे हैं। और अब आप हमारे शिप्स सिर्फ इंडियन ओशन में लिमिटेड नहीं है और अब हम साउथ चाइना सी, जो उन्होंने कहा, अब हम साउथ चाइना सी में लगातार पेट्रोल कर रहे हैं। हम इंडियन ओशन में मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके हम पैसिफिक ओशन में अपनी पहचान बना रहे हैं। आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यमन का अटैक हुआ, इजराइल के जो ओवरस्पिल्स हुए, अभी जितने त्रिपाठी जी गए हैं वेस्टर्न, यहाँ से एक किताब जो उनकी है उसमें मैंने एक लेख लिखा है इसके ऊपर, स्पीडिंग ओवर ऑफ इफेक्ट इन द इंडियन ओशन। तो ये जो इफेक्ट हुआ उसमें भारतीय नौसेना ने बढ़ चढ़ के काम किया और आपने भी शौर्य गाथा सुनी होगी हमारे मरीन कमांडोज की,
जो यहाँ से इतनी दूर जाके उन्होंने समुद्र में एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए समुद्र में छलांग लगाई, बोट पे गए और रबराइज्ड बोट पे जाके उन्होंने एक जहाज को छुड़ाया, पिरामिड से उनको निकाला। तो ये बहुत बड़ी घटना थी जिसको विश्व ने देखा। ये वैसे ही घटना थी जैसे एक दिन सुबह जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को CIA ब्रीफ कर रहा था कि सर कराची हार्बर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ ऐसे छोटे छोटे शिप्स हैं इंडियन नेवी के जिन्होंने कराची हार्बर को जला दिया है। तो बड़े आश्चर्य की बात थी CIA की ब्रीफिंग जब हुई थी कि पहली बार सरफेस टू सरफेस मिसाइल का प्रयोग विश्व में कहीं किया गया था और जो कराची हार्बर को लगातार 3 दिन तक जलता देखता रहा। तो ये नेवी की जो सर्विस है वो अलग सर्विस है और थोड़ी सी अलग हटके है, इंटरनेशनल लेवल पर है। 9 तारीख को आज से 3 दिन बाद कलिनिंग्राड में हमारे रक्षा मंत्री INS सुशील की कमिश्निंग करेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के प्रेजेंस में। और ये लास्ट 2 शिप हैं जो हमारी नौसेना में बाहर से आएंगे, INS सुशील और INS कमाल। इसके बाद आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसके बाद भारतीय नौसेना कोई भी शिप फॉरेन से नहीं खरीदेगी। और अब जब हमारे 61 शिप्स जो है डिफरेंट शिप्स जो हार्बर में हमारे बन रहे हैं सब भारत में बनेंगे और सब स्वनिर्मित होंगे। जैसे आपने सुना INS विक्रांत के बारे में जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, विश्व के 6 देश हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। आपने सुना INS अरिहंत के बारे में, आपने सुना INS अरिघट के बारे में और आपने अभी 27 तारीख को आपने वो भी सुना कि 3500 किलोमीटर की मिसाइल हमने पानी के अंदर से INS अरिघट से छोड़ दिया। और अब हमारी सबमरीन को अरेबियन सी में नहीं रहना होगा, हमें साउथ चाइना सी में नहीं जाना होगा, हम कहीं से भी आधे चाइना को और पूरे पाकिस्तान को निपट सकते हैं साइलेंटली। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो होती है समुद्र से न्यूक्लियर स्ट्राइक करना। देखिए नीति की बात करूं तो भारत ने कहा है कि हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। तो अगर हमने कहा है कि नो फर्स्ट यूज और उस पर विचार चल रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री ने कुछ कहा भी है और हम सोच भी रहे हैं उसको चेंज करने के लिए, फिलहाल वही है। लेकिन अगर किसी ने दुस्साहस किया तो पानी जो हमारा जो हवाई जहाज है, हमारी जो मिसाइल्स है, अगर इन पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो गई और इन्हें नष्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी जानकारी मिल सकती है दुश्मन को। लेकिन एक थर्ड लेग है हमारा सबमरीन जो चुपचाप पानी के अंदर कहीं बैठा हुआ है जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। वो जो स्ट्रेटेजिक फोर्स के अंदर जो कमांड के अंदर जो सबमरीन हमारी बनी है भारत में निर्मित, विशाखापट्टनम में दूसरी सबमरीन, तीसरी INS अरिहंत आने वाली है और चौथी S4 जो बहुत बड़ी सबमरीन होगी जिसमें जो मिसाइल लगेगी वो 5000 से 6000 किलोमीटर तक होगी और जो पानी के अंदर से फायर की जाएगी। तो मेरी ऑपरेशनल ट्रायल अभी खत्म हुई है 4 दिन पहले, आपने सुना होगा ये सारी चीजें। तो PLA नेवी की जो शिप्स इंडियन ओशन में आने के दुस्साहस कर रही है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने एक के बाद एक बना लिया है, उनको किसी नौसेना की लड़ाई का अनुभव नहीं। और भारतीय नौसेना अपनी मैरिटाइम जो कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान के हिसाब से चल रही है। हम नंबर ऑफ शिप्स पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम कैपेबिलिटी सेंट्रिक रिफॉर्म्स बना रहे हैं और उस हिसाब से हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे ड्रोन्स, कल ही देखिए आज के ही न्यूज में अडानी ने दृष्टि 10 दूसरा जो ड्रोन है बना के भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया है जो पोरबंदर में जाएगा और आर्मी को दिया है जो बठिंडा से ऑपरेट होगा। तो ड्रोन्स भी हम बना रहे हैं इंडिया में, हम लीज पे ले रहे हैं। नेवी नेटवर्क सेंट्रिक है, डिजिटलाइज्ड है, सबसे आगे है। जब हमने 53 में पहला एयर स्क्वाड्रन खोला, हमने 61 में एयरक्राफ्ट कैरियर ले लिया विक्रांत यूके से, हमने 67 में सबमरीन बनाई पहली ले ली रशिया से कलवेरी में, हमने 87 में मार्कोस ले आए, हमने 88 में अपोलो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन ले ली रशिया से। आप सोचिए कहां बात कर रहा हूं, 40 साल पहले से नेवी ये सब कर रही है जिसकी जानकारी थोड़ी कम रहती है। हमने पहली बार वुमेन को इंडक्ट किया 1992 में, पहली सर्विस की। हमने मार्कोस को इंडक्ट किया 1987 में। हमारे पास INS विक्रांत और INS अरिहंत और अरिघट और अरिहंत ये ऐसे सबमरीन्स हैं और ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो विश्व में सिर्फ 6 कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी है। तो ये सारी चीजें नौसेना के लिए शौर्य गाथा कहती है और PLA नेवी को एक अच्छी काउंटर मेजर देती है। उनके जो शिप्स आते हैं, स्पाई शिप्स, सर्वे शिप्स और इधर से सेल करते हैं, उनको हम छोड़ते नहीं और उनको लगातार
और उनकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पेट्रोलिंग करते हैं ताकि हमारी साहस गाथा और शौर्य गाथा बनी रहे। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।